Hello friends, welcome to Learn at Ease. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, ये विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है कि आज हम इतनी सारी मशीनों से घिरे रहते हैं। इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है यूरोप से कि यूरोप में ही रिनेसा को सबसे पहले देखा गया। रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण, जहां हमने देखा कि यूरोप में सभी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे नए नए डिस्कवरीज हुई और इसी के साथ ही आने वाले समय में अब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया गया। इन फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े मशीन्स को लगाया गया, जिसकी मदद से अब जो लेबर हैं उनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। कि जो पहले गुड्स को तैयार किया जाता था वो हाथों से किया जाता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी और काफ़ी सारा समय भी चला जाता था। बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 17th-18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। ये वो टाइम था जब यूरोप के कंट्रीज अदर कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रहे थे। यही वो टाइम था जब एक तरीके से गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी मार्केट में और इतने ज़्यादा गुड्स को हैंडीक्राफ्ट के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ज़रूरत थी कि अब कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जाएं जिसके थ्रू लेबर्स का जो काम है वो ईजी हो जाए। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे बहुत सारे मशीन्स की इन्वेंशंस स्टार्ट हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहला फेज था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप के रूप में कॉटन सामने आता है, यानी कि कॉटन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था। इसी वजह से जो कॉटन ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जाता था उसको ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जाता था और ब्रिटेन के अंदर मशीन्स के थ्रू कॉटन क्लोथ्स को तैयार किया जाता था। इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं तो दूसरी ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रही वो थी आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील से रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है अब वो ब्रिटेन में देखी जाने लगी। आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री है उसे बूस्टअप मिला रेलवेज़ के आने के बाद, क्योंकि जब रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद 1860s में और 1840s में काफ़ी ज़्यादा रेलवे लाइंस बिछाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ आयरन और स्टील का होता था। इसी के चलते हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पे कॉटन से भी ज़्यादा जो डिमांड में चीज़ रहेगी वो थी आयरन एंड स्टील। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि अब और भी बहुत सारी मशीन्स का इन्वेंशन हुआ। इन मशीन्स को बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो गुड्स हैं उन्हें एक यूनिफॉर्मिटी में प्रोड्यूस किया जाए और साथ ही बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था अब धीरे धीरे इसने अपनी पहुंच यूरोप के अदर कंट्रीज़ तक भी पहुंचाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमें बहुत सारे प्रभाव यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी देखने के लिए मिले। तो चलिए अब जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरीके से वर्कर्स की लाइफ को इम्पैक्ट किया था, क्योंकि ये वो टाइम था जब यूरोप के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और एक तरफ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। इंडस्ट्रीज़ में वर्कर की नीड तो थी पर उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। अब क्योंकि डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वर्कर्स को प्रॉब्लम आने लगी। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कंट्री साइड में रहते थे, यानी कि शहरों से काफ़ी दूर रहा करते थे। उन्हें जॉब के लिए शहरों में आना पड़ता था और केवल उन्हीं लोगों को जॉब मिल पाती थी जिनके फ्रेंड्स या फैमिली पहले से इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाते थे। कई बार सीजनैलिटी ऑफ वर्क के चलते भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे हर टाइम काम अवेलेबल नहीं था, यानी कि वर्कर्स को केवल कुछ ही टाइम के लिए लेबर करना होता था। रिमेनिंग टाइम में वो अनएम्प्लॉयड रहते थे। फिर वर्कर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेजेस की भी थी। उन्हें काफ़ी कम वेजेस दिया जाता था और वर्कर्स की लिविंग कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी।
ये वो टाइम था जब कैपिटलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज इवॉल्व हो रही थी, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है अगर उसे ओवरऑल देखा जाए तो वो कैपिटलिस्ट के फेवर में ज़्यादा थी। हाउ एवर वर्किंग क्लास ने तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सफ़र किया था। तो चलिए अब जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। So one of the very first disadvantage of this industrial revolution was overcrowding of the cities। क्योंकि सिटीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने के बाद जो भी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती थी वो सभी लोग सिटीज़ में माइग्रेट हो गए, जिसकी वजह से अब सिटीज़ में ओवर क्राउडिंग जैसी प्रॉब्लम्स को देखा गया। साथ ही हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी न्यू डिसीज़ का आउटब्रेक हुआ, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, जो सिटीज़ के ओवर क्राउड होने की वजह से ही स्प्रेड अप हुई। नेक्स्ट इन द रॉ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन जैसी चीज़ों को भी फेस किया गया, यानी कि ये वो दौर था जब फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से एयर की जो क्वालिटी है वो डिमिनिश होने लगी, जिसने ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ पे भी हुआ, क्योंकि जो कंट्रीज़ अमेरिका की और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ हुआ करती थी, वहाँ जो लोग रहते थे वो मेजरली डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट्स पर डिपेंड थे और लार्ज ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। अब ये सभी लोग धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने लगे और साथ ही ये देखा गया कि मेजर लेवल पे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस ने पूरे सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ वो कुछ मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट थे जो सभी लोगों पर रूल करते थे, और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास थी जो एक्सप्लॉइट होने लगी। चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है। जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इतने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे, वहीं हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बहुत हद तक सोसाइटी को और सोसाइटी के लोगों को एम्पावर्ड भी किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है कि लोगों के जो माइंड है वो ओपन अप हुए, उन्होंने अपने सिविल राइट्स के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को और ज़्यादा सशक्त किया। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने वीमेंस को इकोनॉमिक राइट्स भी दिए। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझाने की। आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।